Hello students, we were doing sources of finance. Okay, today we will do shares. Okay, now see, sources of business finance is divided into three parts as I have taught already. Short term finance lesser than a year, medium term finance means above a year, more than and less than 5 years, and for long term finance मोर देन 5 years, मतलब 5 साल से ज़्यादा के लिए जब आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, देन विल गो फॉर लॉन्ग टर्म सोर्सेज। 5 साल के लिए से ज़्यादा क्यों पैसा चाहिए? सो सी, इट्स अ रिसेंट IPO, you can say initial public offering, that you will read in class 12 about in detail. Burger King is companies there, they wants expansion, okay, growth for their outlet पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में वो अपना ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं। तो ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है फिक्स टर्म लॉन्ग टर्म असेट चाहिए। तो इशू साइज आप देख सकते हो, उनको 810 करोड़ चाहिए। सो व्हाट्स द जिस्ट, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो हम लेते हैं, ठीक है, थ्रू इक्विटी शेयर्स, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। एज यू कैन सी हियर, लिस्टिंग इज ऑन 14 दिसंबर। ओके, सो इट्स अ रिसेंट IPO, मतलब एक कंपनी है बर्गर किंग जो अपने इंडिया में अपने ब्रांचेस को बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो 14 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग है, मतलब इसे 810 करोड़ चाहिए इक्विटी के थ्रू। ये यू कैन से सी है शेयर्स, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप क्लास 12 में अच्छे से पढ़ोगे। नाउ मूविंग ऑन टू शेयर्स। व्हाट आर शेयर्स? अ कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। ये आप अकाउंटेंसी में भी पढ़िएगा, ठीक है। अब होता क्या है ये शेयर कैपिटल? कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, ठीक है। सपोज एज यू कैन सी है, फॉर एग्जांपल कंपनी कैन इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। ओके, 10 रुपये का एक बेसिक नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं, याद रखिए, नॉमिनल वैल्यू, और एक होता है मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो बुक्स में लिखा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाता है, जो बेसिक वैल्यू यू कैन से, और 10 रुपये का मार्केट वैल्यू। तो जैसे 10 रुपये का मार्केट वैल्यू यहाँ हम देख सकते हैं, बर्गर किंग ने अपने का रखा है अराउंड 60 रुपीज़, 10 रुपये का वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हमें सेम 10 लाख रुपए चाहिए तो हमने 10 रुपये के हिसाब से इक्वल अमाउंट में बांटा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। तो 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर्स बांटोगे, 10, इनको अगर आप मल्टीपल करोगे तो 10 लाख हमें मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इनको 810 करोड़ चाहिए, ठीक है। 10 रुपये के हिसाब से वो चीज़ों को डिवाइड करेंगे, तो यू कैन सी मार्केट वैल्यू के हिसाब से लोग मार्केट में खरीदते हैं। मतलब 10 रुपये का ये लेना चाहते हैं, बट मार्केट में उसका वैल्यू कितना है, एक 10 रुपये का वैल्यू है, ठीक है, 60 रुपये। मतलब बोलने का क्या मतलब है, 10 रुपये हम लेना चाहते हैं बट मार्केट में उसका रेट है 60 रुपये, ठीक है। तो वो एक फंक्शनल एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझेंगे कि कंपनी में अगर 10 लाख रुपए हमें चाहिए, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए, तो 10 रुपये के हिसाब से उसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स इशू होंगे, मतलब 1 लाख शेयर्स, छोटा छोटा हिस्सा कंपनी का आप दूसरे लोगों को देते हैं। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि अगर हम कंपनी की हिस्सेदारी, ओनरशिप वी आर ट्रांसफरिंग टू अदर्स, तो हमें हमारा जो कंट्रोल है खुद के बिजनेस में वो कम होगा। तो ये शेयर्स के लिए थोड़ा सा डीमेरिट काइंड ऑफ थिंग है, लिमिटेशंस यू कैन से, ठीक है। मतलब आप किसी को ओनरशिप देते हो अपने बिजनेस में, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा इतना ज़्यादा पैसा 810 करोड़ मिलेगा कहाँ से? तो पब्लिक को बोला गया है कि आप इसमें पैसा लगाइए, ठीक है। और एक शेयर का बेसिक वैल्यू इंडिया में जो है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू यू विल रीड इन क्लास 12 ऑल्सो, इट इज़ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। ये इंडिया में नॉमिनल वैल्यू इक्विटी शेयर्स का, मतलब एक शेयर का कीमत या तो 10 रुपये या 5 या 2 या 1, ठीक है। तो बेसिक इन जनरल केस हम लेते हैं 10 रुपये फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म, याद रखना है हमेशा, लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ कंपनी। जब लंबे समय के लिए आपको पैसा चाहिए, एज यू कैन सी इन एग्जांपल, बर्गर किंग वांट्स टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, ओके, उन्हें फिक्स्ड असेट चाहिए, ब्रांचेस खोलने हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल याद रखना है हमेशा। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, अगेन आई हैव सेड, ठीक है। आप अगर किसी को शेयर देते हो बिजनेस का, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
आप उसको भी कंपनी का मालिक बना रहे हो। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हमने किसी को मालिक बनाया तो बिजनेस में जब लॉस होगा तो हम तो उसको पैसा देंगे नहीं। ठीक है, ये सेम चीज़ हमें अगर 810 करोड़ हम बैंक से लेते तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ पूरे रीपेमेंट भी करना पड़ता है। 810 करोड़ वापस देना है विथ इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या है, आपने इक्विटी के थ्रू इशू किया है तो बेसिकली आपको इंटरेस्ट लोगों को नहीं देना है, बस आपने उनको कंपनी का मालिक बना दिया। ठीक है, साल में एक बार किसी भी एक कॉरपोरेट का, जो बड़ी कंपनीज हैं उनका एक होता है AGM। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। ये कंपनी के कॉरपोरेट एड्रेस पे होता है, जो कि हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कॉरपोरेट ऑफिस। तो उस जगह पे AGM होता है, वहाँ पे सारे लोगों को बुलाया जाता है फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस। ओके, कंपनी के रिगार्डिंग में। तो बेसिकली इक्विटी शेयर्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है और इट represents ownership of a company and thus the capital issued by issue of shares is known as ownership capital और owners fund, जो हमने पढ़ा था owners fund और borrowed fund। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ओनरशिप फंड है। क्लियर, तो इसमें आपको पैसा अचानक से वापस नहीं करना है 5 साल के बाद, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा वापस करना है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स मतलब थ्रू आउट लाइफ। क्लियर, ये कंपनी के मालिक बन के रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ट्रांसफ़र भी होती है, मतलब मैंने अगर अपने से पास शेयर रखा है, अगर मुझे मन नहीं है कि किसी एक कंपनी का शेयर अब मैं ऑप्ट करूं, तो मैं किसी और को बेच सकता हूं। तो ये मैं बेचूंगा कहाँ, उसके लिए आपने देखा होगा हम न्यूज़पेपर में, टीवी में, ठीक है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब मार्केट है जहाँ पे चीज़ें बिकती है। ठीक है, तो ये सबसे पॉपुलर है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसी का जो बेंचमार्क है आपने देखा होगा जिसको निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं इसके, बट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अगर मैंने होल्ड करके रखा है तो मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ, मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है बट शेयर कंपनी का लोगों के बीच में है। ठीक है, जैसे रिलायंस है, SBI है, SBI को और ज़्यादा पैसा चाहिए तो पब्लिक से लेकर चलती है कंपनी। ठीक है, जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया के पास भी गवर्नमेंट के शेयर्स है और बाकी शेयर्स के लिए उन्होंने मार्केट में IPO लेकर वो आए थे। ठीक है, जैसे यहाँ हम CCL के नाम से जानते हैं, जो इसकी मदर कंपनी है, डेट इज़ कोल इंडिया। ठीक है, मार्केट में जब अगर आप देखोगे तो कोल इंडिया के नाम से शेयर है। क्लियर, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अबाउट देयर मेरिट्स। Equity shares are suitable for investors who are willing to assume risk for higher returns. There is a proverb, यहाँ एक proverb है, हाई रिस्क हाई गेन, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, तो जिनको हायर रिटर्न चाहिए वो इक्विटी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क मतलब अगर आप लोन से पैसे लिए रहते हैं, हमने किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो आपको उसको इंटरेस्ट मिलना है। जब अगर हम एक कोल इंडिया का सपोज शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो हम ये रिस्क ले रहे हैं कि कोल इंडिया अगर ग्रो करेगी तब मेरा पैसा बढ़ेगा। अगर मैं कोल इंडिया को सपोज मैंने इंटरेस्ट दिया रहता तो मुझे रीपेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क ही है रिटर्न के हिसाब से। अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर्स कुछ इसी तरह से है, मतलब कब पैसा आपका रिटर्न होकर आएगा, जो रिटर्न होकर आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। और लोन वाले में जो रिटर्न पैसा बैंक का या किसी के पास आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ओनर्स फंड में जो आपका पैसा आपने लगाया है और जो रिटर्न आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और बोरोड फंड के अंदर मतलब आपने किसी को टाइप ऑफ काइंड ऑफ लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट वाली चीज़ें होती है, आपको इंटरेस्ट वापस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क ये है कि कंपनी अगर ग्रो करती है तब आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रिस्क है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स नॉट कंपलसरी एज आई हैव सेड। जरूरी नहीं है, जब लॉस हुआ हम आपको नहीं देंगे, कंपनी के ग्रोथ के लिए और पैसा चाहिए, रिटेन अर्निंग हमने कर लिया है तो हम उनको डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये एक तरह का रिस्क है। ठीक है, कि हमारे कैपिटल के ऊपर पैसा नहीं बढ़ रहा है, बट फिर भी क्यों इक्विटी शेयर्स रखते हैं, क्योंकि सेम कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब हमारे पास शेयर है, ठीक है, हमने उसको सपोज NSE में अगर आपके पास 100 शेयर है तो उसमें 50 शेयर आप बेच सकते हो। ठीक है, एट मार्केट वैल्यू जैसे कोल इंडिया 10 रुपये है बट मार्केट वैल्यू 310 रुपये के आसपास है, तो वहाँ पे हमारा पैसा बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे कोल इंडिया आपको पैसा बढ़ा के नहीं दे रही है, बट मार्केट में कंपनी के परफॉर्मेंस के कारण शेयर प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं मिल रहा है बट शेयर प्राइस आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है,
एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट, हर एक चीज़ का दो एस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा रिस्क लिया है ज़्यादा रिटर्न के लिए, तो ज़्यादा रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब शेयर का प्राइस बढ़ता है एनएससी में, डिविडेंड आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरिट्स। इक्विटी शेयर सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल, मतलब बिजनेस जब तक है तब तक के लिए चीज़ें होती है, बिंग इट्स अ ओनर्स फंड, ठीक है। और कब वापस मिलता है? ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब कंपनी अगर बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, उस केस में इनको रीपे किया जाता है, बट सबसे लास्ट में। आगे जब हम प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे, डिवेंचर्स पढ़ेंगे, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। मतलब जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले पैसा किनको दिया जाता है? जिनसे आपने, जो बोरोड फंड है, जितना भी आपने लोन लिया है, डिवेंचर्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो पैसा बचता है, ठीक है, कंपनी अगर हम बंद कर रहे हैं तो उसके एसेट को बेचने के बाद फिर हम ओनर्स फंड के अंदर आते हैं। ओनर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उनको पैसा मिलता है, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये परमानेंट कैपिटल है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, इसलिए ये मेरिट्स के अंदर है, और लिक्विडेशन के समय इनको पैसा वापस मिलता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दिनेस टू द कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का अगर कोई शेयर खरीद रहा है, पब्लिक शेयर खरीद रहा है, जैसे बर्गर किंग ने अभी आईपीओ लेकर आए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके क्रेडिट वर्दिनेस को, अगर सारे लोग परचेज कर लेते हैं शेयर्स को, ठीक है, मार्केट में, मतलब आपका डिमांड है, तो ये आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को दिखाता है। मतलब आप पैसा को आराम से रिटर्न कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, लोग अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, मतलब उसमें कुछ गुड पॉइंट्स है, गुड पॉइंट्स है, मतलब आप पैसे को अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स, मतलब अब बर्गर किंग ने जैसे आईपीओ वो लेकर आए हैं, उनका पूरा का पूरा जो आईपीओ है पब्लिक खरीद लेती है, इसका मतलब क्या है? कंपनी का, पब्लिक का कंपनी में इंटरेस्ट है, कुछ रीज़न होगा। तो अब क्या होता है, क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा हुआ, तो अगर वो कंपनी बैंक लोन लेने जाती है, बैंक क्या देखेगी कि पब्लिक जब इतना इंटरेस्ट दिखा रही है तो ऑब्वियसली कुछ अच्छी बात है, तो उसको आराम से लोन मिलता है। क्लियर? नाउ फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, ये बहुत एक मेरिट के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है। कोई चार्ज ऑफ असेट्स, मतलब हमने जो बात किया था, कोई कोलेटरल, कोई मॉर्गेज, मतलब कुछ आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता है। मतलब कंपनी अगर आईपीओ के थ्रू पैसा लेकर आ रही है, मतलब 810 करोड़ चाहिए, तो अगर वो बैंक में लोन लेने जाते हैं तो उनको 810 करोड़ का कम से कम 80% 70% मॉर्गेज रखना पड़ता, संपत्ति गिरवी रखना पड़ता है। यहाँ पे इनको कुछ भी गिरवी आपको नहीं रखना है, ठीक है। सो नो चार्ज ऑन असेट्स, मतलब आपकी कंपनी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? आप अगर पैसा लेकर आ रहे हैं 810 करोड़, ठीक है। द असेट्स ऑफ अ कंपनी आर देयर फॉर फ्री टू मॉर्गेज फॉर द पर्पस ऑफ बोरोइंग्स, तो ऑब्वियस बात है, कंपनी का जो असेट है उसको आप गिरवी रख के लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स में नो चार्ज ओवर असेट्स, मतलब यहाँ पे कोई मॉर्गेज कुछ भी नहीं रखना है। मतलब कोई अगर आईपीओ खरीदता है बर्गर किंग का, तो उसे, हम उसको बोल सकते हैं, उसके पीछे कंपनी ने कुछ गिरवी नहीं रखा है। मतलब 810 करोड़ अगर मार्केट से वो ले रही है, ठीक है, तो गारंटी ये नहीं दे रही कि हम आपको वापस करेंगे, ये बस ट्रस्ट है, और उनका कंपनी का काम करने का तरीका है कि लोग उसके ऊपर फेथ दिखा रहे हैं, फिनेंशियल फेथ, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ऑब्वियस बात है, जब यहाँ पर हमने ये जो हमने देखा था, ठीक है, 10 लाख वैल्यू है, 10 रुपये का 1 लाख शेयर्स, तो ये 1 लाख शेयर्स जिसके पास रहेंगे उनके पास वोटिंग राइट रहेगी। वोटिंग राइट मतलब क्या होता है? हमने उनको अधिकार दिया है, डेमोक्रेटिक, समान अधिकार, ठीक है। तो कम, जिनके पास भी शेयर्स हैं, हम उनसे पूछेंगे अबाउट कंपनी के डिसीजन के बारे में, कंपनी के आगे स्ट्रेटेजी क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है किनका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, मतलब उनके पास वोटिंग राइट होता है। अगर हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कंपनी का मालिक कोई और है, हमने उनका शेयर लिया था, तो वो मुझसे भी पूछेगा, और मेरा भी इतना राइट बनता है कि मैं कंपनी के मेजर डिसीजंस में रोल प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस, द मेजर लिमिटेशंस ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स आर इन्वेस्टर्स हु कैन स्टेडली इनकम में नॉट प्रेफर इक्विटी, जिनको अगर रेगुलर इनकम चाहिए, स्टेडी इनकम चाहिए, वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। रीज़न, ज़रूरी नहीं है बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही हो, और इक्विटी शेयर्स में प्रॉफिट का हिस्सा कब बटेगा, ठीक है, जब रिटेन अर्निंग भी कंपनी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तब तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स होता है, मतलब हमेशा वापस हो पैसा, ये ज़रूरी नहीं है। तो जिनको कंटिन्यू पैसा चाहिए, ठीक है, इनकम चाहिए पैसे के ऊपर,
वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब रेगुलर इनकम यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। बार बार मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। मतलब अगर आपने सपोज 100 रुपये लगाया है तो 100 का अगर डिविडेंड के हिसाब से डिविडेंड उनको आपको नहीं भी मिलेगा, बट मार्केट में 100 रुपये की वैल्यू वो बढ़ती चली जाएगी। ये होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। आपको इसके ऊपर रिटर्न बहुत कम, नहीं के बराबर मिल रहा है। सपोज कंपनी अच्छे से काम कर रही है बट ग्रोथ फेज में है, वापस से पैसा अपने बिजनेस में लगा रही है, तो 100 का 100 रुपया ही है, बट 100 का मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जिनको रेगुलर इनकम चाहिए वो शायद इस तरह के इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, रीज़न यहाँ जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली मोर देन कंपेयर टू। अब मैंने बताया था सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। और सबसे महंगा सोर्स अगर हम बोलेंगे, ठीक है, कॉस्टली सबसे ज़्यादा कौन होता है सोर्सेज ऑफ फिनांस में, तो वो है इक्विटी। ठीक है, रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेज से इक्विटी शेयर्स महंगा होता है। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। आपको जैसे मैंने बताया एनएससी में अपने आप को लिस्ट करवाना है। ठीक है, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करवाने होते हैं क्योंकि पब्लिक आपके ऊपर फेथ कर रही है। क्लियर, जो मैंने दिखाया बर्गर किंग का आईपीओ, तो ये सारे न्यूज़पेपर में जाएगा, ब्रोकर्स के पास जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खर्चा एक कंपनी को कैपिटल रेज करना है इक्विटी शेयर्स से जब वो इशू करते हैं शेयर्स, इसमें सबसे ज़्यादा उनका खर्च होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे जब सबसे ज़्यादा खर्च होता है फिर हम यहाँ पर क्यों जाते हैं, तो यहाँ पे पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो वैसी बात है, कुछ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसके लिए कुछ आपको मेहनत भी करना होगा। क्लियर, इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर, ये भी बहुत अच्छा लिमिटेशंस है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो आपको दूसरों को भी मालिक बनाना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा मालिक उतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। ठीक है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो वोटिंग पावर लोगों के पास चल जाएगा, तो जो कंपनी के ओरिजिनल मालिक है वही वोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वोटिंग पावर डाइवर्स हो जाएगी, तो ये इसके लिए लिमिटेशंस है। मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिलेज आर इन्वॉल्व वाइल रेजिंग फंड। मतलब जो मैंने बताया कि ये सबसे महंगा सोर्स है इन ऑल सोर्सेज ऑफ फिनांस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है और प्रोसीजर डिलेज भी होता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस है। बट आज के डेट में थ्रू ई आई पी ओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ये चीज़ें हो रही है, तो आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन नहीं रह गया है। क्लियर, नाउ हमने बताया इक्विटी शेयर्स। ठीक है, उसके साथ एक और टर्म है दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, नाम में मैंने बार बार बताया है, नेम इट सेल्फ डिफाइंस प्रेफरेंस, मतलब पहले राइट होता है। तो इक्विटी शेयर से पहले आपको राइट मिलता है। किस चीज़ का राइट, पहला फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, जो वहाँ हमने इक्विटी शेयर्स में क्या है, आपको रिटर्न फिक्स रेट में नहीं मिलता है। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, तो यहाँ पे आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्लियर, और दूसरा कंपनी जब लिक्विडेट होती है तब आप इक्विटी शेयर से पहले क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको पहले अधिकार मिलता है कि कंपनी जब बंद हो रही है तो कंपनी का जो संपत्ति बेचा जा रहा है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपका राइट बनता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस किस बेसिस में, आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो लोन या डिबेंचर की तरह से चीज़ें होती है। मतलब आपको यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है, इक्विटी शेयर में फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिल रहा था। ठीक है, नाउ ये भी सेम, द कंपनी शुड रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर इंजॉय अ प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर्स इन टू वेज। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स से अलग ये दो तरीके से हैं, इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और कंपनी जब लिक्विडेट होती है उस समय ये पहले क्लेम कर सकते हैं कि मुझे पहले पैसा चाहिए। ठीक है, नाउ मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये अब एक बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जैसे इक्विटी शेयर्स में हमने नॉमिनल वैल्यू जो बताया था, ठीक है, वो क्या था, 1, 2, 5, 10। क्लियर, नॉमिनल वैल्यू ये था इक्विटी शेयर्स के लिए। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो नॉमिनल वैल्यू होता है, ठीक है, वो होता है 100 रुपये। मतलब मिनिमम हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर 1000 रुपये, ये दो है, बट इंडिया में 100 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपको राइट ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। यहाँ पे क्या है, एक शेयर 1 रुपये का भी हो सकता है, 2 रुपये का, 5 रुपये का या 10 रुपये का हो सकता है एक शेयर की वैल्यू। और यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये होती है, ठीक है, मिनिमम ये है। और मिनिमम इंडिया में जो है, ठीक है, ये प्रेफरेंस 100 रुपये वाला ही चल रहा है। कोई कोई कंपनी है जो 1000 रुपये का भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, मतलब एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 1000 रुपये है, ठीक है। तो ये नॉमिनल वैल्यू के बेस में डिफरेंस है बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नाउ मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मेरिट्स क्या क्या है, ठीक है। हमने लिमिटेशंस पढ़ा था इक्विटी शेयर्स में कि वहाँ स्टेडी इनकम नहीं मिलता है, मतलब रेगुलर इनकम नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज़ें अलग हैं, यहाँ आपको रेगुलर इनकम मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। बट कंपनी अगर लॉस में है, ये ऑप्शन पहले दिया गया रहता है, अगर आप प्रेफरेंसेस जब इशू होता है कि कंपनी जब लॉस में रहेगी तब आपको पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दैट वी विल स्टडी फर्दर, आगे हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इस चीज़ को नॉर्मल वे में रखेंगे, प्रेफरेंसेस को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है जिसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। इनको कम रिस्क चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको रिस्क आप कम बियर करोगे तो 100 रुपये भी दो, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है, इन चीज़ों को मार्केट में ये नहीं बेचा जाता है। एनएससी और बीएससी में प्रेफरेंस शेयर्स की ट्रेडिंग मोस्टली नहीं होती है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, याद रखना है। तो यहाँ पे मार्केट 100 रुपये का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे 10 रुपये का वैल्यू बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। बट इनको सिंस यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है तो इसलिए इसका इनको ट्रेड नहीं किया जाता है इन चीज़ों को, ठीक है। डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर्स ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर्स डोंट हैव वोटिंग राइट्स। इनके पास, इनको आपने मालिक बनाया था, इनको हम सिंस फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं लोन के जैसा, इसलिए हम इनको वोटिंग राइट नहीं देते हैं। बट किसी किसी कंडीशंस में वोटिंग राइट मिल सकती है, ठीक है। तो ये इसका एक आप बोल सकते हैं कंपनी के कंट्रोल को ये अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब अगर प्रेफरेंसेस इशू करोगे तो आपको लोगों को वोटिंग राइट नहीं देना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पैसे भी मिल जा रहे हैं, उनको वोटिंग राइट भी नहीं देना पड़ रहा है, बट आपको रेगुलर रेट ऑफ रिटर्न उनको देना होगा, ठीक है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स में पैसे लगा रहे हैं, क्लियर। पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड may enable a company to declare higher rate of dividend for equity shares in good times। मतलब पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप लोगों को फिक्स्ड रेट में डिविडेंड दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, तो आने वाले समय में आप फिक्स्ड रेट, ठीक है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो गया बट आप इनको तो फिक्स्ड रेट में ही दे रहे हो, तो उस समय क्या है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को आप ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास सेम आज 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को 8% के हिसाब से आपने दे दिया डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर सपोज वाई ओ वाई ईयर ऑन ईयर अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपने उनको 8% के हिसाब से ही दिया, ठीक है। प्रॉफिट बढ़ा है बट परसेंटेज नहीं बढ़ा, तो उसका फ़ायदा किसको होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के मालिक है, क्लियर। ये एक नॉर्मल वे में चल रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इसके डेप्थ में चीज़ें आपको समझ में और ज़्यादा आएंगी। प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी जब बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, उस समय इनको पहले मिलता है, ठीक है, पैसा। तो ये एक अच्छी बात है अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल डजंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट असेट, यहाँ भी कुछ गिरवी नहीं रखा जाता है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। मतलब आपको बिना गिरवी रखे हुए, मॉर्गेज रखे हुए, ठीक है, आपको पैसा मिल जाता है, आपको वोटिंग राइट भी नहीं देना पड़ रहा है, बट आपको रेगुलर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में उनको देना पड़ता है, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, तो जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। बट इक्विटी शेयर्स में आप ज़्यादा रिस्क लेते हो, ठीक है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। कंपनी अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जा रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स को उतना ही मिलेगा जितना परसेंटेज शुरू में बात हुई थी,
ठीक है, जितना लिखा गया था एप्लीकेशन फॉर्म में। बट इक्विटी शेयर्स को सारा पैसा आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट भी है और ये कंपनी के मालिक भी कहलाते हैं। ठीक है, कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ओवर प्रेफरेंस शेयर्स डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर्स ओवर चार्ज असेट्स ऑफ द कंपनी। मीन्स ये लिमिटेशंस है कि प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास होता है कैपिटल, ठीक है, वो पहले क्लेम कर सकते हैं इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर्स मालिक से पहले प्रेफरेंस शेयर्स वाला क्लेम कर रहा है, तो कंपनी के लिए एक तरह का लिमिटेशंस हुआ। ठीक है, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, मतलब अगर आप लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन को डिवेंचर बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक के थ्रू लिया गया, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा रिटर्न आपको देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। तो ये कंपनी के लिए एक लिमिटेशंस है, जिससे बेटर है आप लोन लेकर चले जाए, लोन ले लीजिए, ठीक है, बैंक से या पब्लिक से डिवेंचर के फॉर्म में। बट यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप इशू करते हैं, ठीक है, तो आपको उनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी देना पड़ेगा और डिवेंचर के रेट से ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब अगर लोन में आप 10% के इंटरेस्ट दे रहे हो, तो डिवेंचर्स में ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो आपको कम से कम 11-12% रखना पड़ेगा, तभी लोग बाय करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि यहाँ पे ना तो कंपनी की वोटिंग राइट मिल रही है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, तो कहीं तो हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग अप हियर, विल कंटिन्यू in next class. Okay, students, see you.